वालेकुम सलाम सर। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर हम वर्डप्रेस प्लगइन्स को देखेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम जो है उसके एक प्लगइन्स को एक दो को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर्स के अबाउट या कोई भी वर्डप्रेस के रिलेटेड तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी जैम पे। जी सर। ठीक है, ओके सर। आज के जो लेक्चर नंबर 5 है इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन्स, कुछ हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, मैनेजिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स बेस्ट प्रैक्टिसेस हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्लगइन्स के ऊपर, इन्हांसिंग योर वेबसाइट विद वर्डप्रेस प्लगइन्स प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी, कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, और लास्ट में हम फिर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। और इस लेक्चर के बाद फिर आपको एक टास्क साइन किया जाएगा, जैसे आपको लेक्चर 4 के अंदर टास्क दिया गया था। आई थिंक अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने वो टास्क जो है वो सबमिट करवाया है, तो काइंडली जो अपना नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो प्रीवियस टास्क है वो आप कंप्लीट कर लिया करें। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स। बेसिकली वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो हम वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। प्लगइन्स को यूज़ करके वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी डिस्प्ले करवाते हैं। ये मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक सो कि मैं लास्ट टाइम आपको एक दफ़ा अगेन रिपीट कर दूँ ये चीज़। कोई भी आपको अगर स्लाइडर नज़र आ रहा है वेबसाइट के अंदर, जिस तरह ये वेबसाइट के अंदर टॉप पे आपको एक स्लाइडर मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास स्लाइड्स आ रही हैं। ये देखिए आपके पास ये स्लाइड्स जो है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये एक स्लाइडर लगा हुआ है। बेसिकली ये स्लाइडर जो है वो एक प्लगइन के थ्रू ऐड किया गया है। तो वेबसाइट के अंदर ये जो फीचर ऐड किया गया है स्लाइडर का, ये प्लगइन के थ्रू ऐड किया गया। तो प्लगइन के थ्रू ही वेबसाइट के अंदर ये जो एक न्यू फीचर ऐड किया गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है व्हाट्सएप। जैसे मैंने व्हाट्सएप का एक इसके अंदर बटन ऐड कर दिया, एक आइकन, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी अगर व्हाट्सएप वेब कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप वेब ओपन हो जाएगी और आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। ये भी एक फीचर है, ये भी एक प्लगइन के थ्रू ऐड किया गया। इसी तरह नेक्स्ट आप नीचे मूव करेंगे तो इसके अंदर एक क्रोजुअल ऐड है, ठीक है। ये भी एक स्लाइडर टाइप होता है जिसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज डिस्प्ले हो रहे हैं। ये वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी जो है ये भी एक स्लाइडर के प्लगइन के थ्रू ऐड की गई। तो प्लगइन जो है वो हमारे पास जो है वो वेबसाइट के अंदर फीचर्स ऐड करने के लिए। Plugins are essentially for adding new features, enhancing existing ones and customizing the websites. क्योंकि वेबसाइट को अगर हम कस्टमाइज करेंगे, एडिट करेंगे, वो भी हम प्लगइन के थ्रू एडिट करेंगे। जैसे हमारे पास जो वाइडली यूज हो रहा है वो एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर भी एक प्लगइन है, तो एलिमेंटर को हम यूज़ करके जो वेबसाइट कंप्लीट है वो एडिट करेंगे। उसके बाद इसकी जो 59,800 के राउंड फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं wordpress.org के अंदर। जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ये टोटली wordpress.org है, तो इसके अंदर आपके पास 59,800 के राउंड जो फ्री प्लगइन्स है वो अवेलेबल है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन्स। व्हाई आर वर्डप्रेस प्लगइन्स सिग्निफिकेंट? ठीक है, वर्डप्रेस प्लगइन्स प्रोवाइड एडिशनली फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स टू अ वेबसाइट विदाउट द नीड ऑफ आर कोडिंग, ठीक है। मतलब आप कोडिंग के बगैर वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। आपने जस्ट चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और आपके पास जो है फंक्शनलिटी वो ऐड हो जाएगी। Plugins allow user to easily customize and extend the capability of their WordPress websites. वेबसाइट के अंदर, ठीक है, कस्टमाइजेशन होगी लाइक एलिमेंटर के थ्रू जो हम वेबसाइट को एडिट करेंगे। They offer a wide range of solution for various needs such as SEO के लिए हम SEO का भी प्लगइन होगा जिससे हम SEO ऑप्टिमाइज करेंगे। ई कॉमर्स इंटीग्रेशन करनी है, आपने प्रोडक्ट्स वगैरह लगानी है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, ऑर्डर्स को मैनेज करना है, वो भी एक प्लगइन के थ्रू होगा।
वेबसाइट की सिक्योरिटी, आपने वेबसाइट को सिक्योर करनी है, वो भी एक प्लगइन के थ्रू होगा। और उसके बाद आपने अगर कोई कंटेक्ट अस फॉर्म वगैरह बनाना है, वो भी प्लगइन के थ्रू है। तो यूजिंग प्लगइन्स कैन सेव टाइम एंड एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग प्री बिल्ड सोल्यूशन। लास्ट टाइम जैसे हमने एक प्लगइन यूज किया था स्टार्टर टेम्पलेट, तो स्टार्टर टेम्पलेट ने हमें एक प्री बिल्ड वेबसाइट जो है ना वो बिल्ड कर दी थी। लाइक ये वाली साइट थी जो हमारी लास्ट टाइम हमने लेक्चर 4 के अंदर कंप्लीट की थी। तो जस्ट हमने एक प्लगइन यूज़ किया स्टार्टर टेम्पलेट, उसके अंदर सेम इस तरह का टेम्पलेट पड़ा हुआ था प्री बिल्ड जो ऑलरेडी बना हुआ था, हमने उसको इंपोर्ट किया तो हमारी वेबसाइट जो थी वो रेडी हो गई थी। ठीक है, ये रेडीमेड जो टेम्पलेट्स हैं हमने इनको यूज़ करके अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट की थी। तो इट्स मीन कि ये टाइम सेविंग है। अगर आप यही चीज़ कोडिंग पे बनाए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो एक इसके अंदर प्रो टिप आपको दी गई कि अगर आप कंटेक्ट अस फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है कंटेक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन यूज़ करेंगे। तो अभी हम एक फॉर्म बना लेते हैं इसके अंदर कंटेक्ट अस का। तो आपने डैशबोर्ड में जाना है, नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम एलिमेंटर को देखेंगे, कंप्लीट वेबसाइट को एडिट कैसे करना है। ये जो सेक्शन इसके अंदर बने हुए थे वेबसाइट के अंदर, इसको कैसे एडिट करना है। कंप्लीट जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारा जो 6 है वो टोटली जो है वो एलिमेंटर के ऊपर है। तो उसके अंदर हम कंप्लीट जो एलिमेंटर है वो सीखेंगे। तो अभी हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे अपने कंटेक्ट फॉर्म बनाने के लिए। तो आपने जाना है प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू के अंदर चले जाना है। कंटेक्ट अस फॉर्म किस तरह का हो सकता है, अगर हम इसका कंटेक्ट अस ओपन करें तो आपने यहाँ सर्च करना है कंटेक्ट फॉर्म 7। ठीक है, ये प्लगइन का नेम है। इसको यूज करके आप किसी भी किस्म का अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप कंटेक्ट अस के लिए डिटेल लेना चाह रहे हैं या आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं किसी की, तो आप इसके थ्रू वो फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखें एक फॉर्म है, इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज और सबमिट का बटन। ये फॉर्म के अंदर मतलब फील्ड्स ऐड की गई हैं जिससे आप यूज़र से अपना डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं। वो ये डाटा किधर सेव हो रहा है, किधर आपके पास रिसीव होगा, ठीक है, वो सारा हम देखेंगे आज। आपने लाइक कंटेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। ये जो प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है ये बेसिकली wordpress.org से हो रहा था। इसके लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर हम लोकल होस्ट पे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई साइट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर कोई आपने थीम या कोई डेमो लगाना है, कोई प्लगइन लगाना है, उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है। तो जैसे हमने ये थीम इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, तो ये कंप्लीट हो गई है, हमारे पास आ जाएगा कंटेक्ट फॉर्म 7। ठीक है, अब डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये एक्टिवेट हो चुका है इस टाइम। तो आपके डैशबोर्ड के अंदर पेजेस कमेंट्स के नीचे है कॉन्टैक्ट, तो आपने चले जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। इसके अंदर आपको एक डमी फॉर्म जो है वो आपको दिखा देगा। इसके अंदर ऑलरेडी कोई फॉर्म एक बना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू फॉर्म क्रिएट कर लें। आपने जाना है ऐड न्यू। फॉर्म का आपने टाइटल देना है कि आप इस फॉर्म को नाम क्या देना चाह रहे हैं, तो मैं दे लेता हूँ कंटेक्ट अस। उसके बाद आपको एक डमी फॉर्म वो क्रिएट कर देगा। अगर आपने इसको यूज़ करना है ठीक, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हम अपना क्योंकि फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आपने एक यूज़र से पूछना है। तो सिंपल आपने ये टेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपने इस फील्ड को क्या नेम देना है, तो हम दे देते हैं कि नेम डिफॉल्ट वैल्यू। आपने डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर आपके पास आ रहा होगा यूज दिस टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड। प्लेस होल्डर कहते हैं जैसे ये फर्स्ट नेम इसके अंदर लिखा हो रहा है ना, ये आपका प्लेस होल्डर। जैसे हम कुछ टाइप करेंगे वो नीचे से रिमूव हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं इंटर यूर नेम। इंटर यूर नेम, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है दिस फील्ड रिक्वायर्स ऑथर नेम। ठीक है, अगर आप ऑथर का नेम लेना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज आप चले जाएं फील्ड टाइप के अंदर, आपके पास आ रहा है रिक्वायर्ड फील्ड।
अगर आप इसको टिक कर देंगे तो जो बंदा इस अगर फर्स्ट नेम को या आपके नेम जो इंटरव्यू नेम आपने फील्ड बनाई है उसको फिल नहीं करेगा तो फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक वो फिल नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको रिक्वायर कर दिया। तो आपने सिंपल कर देना है इंसर्ट टैग, आपका जो एक फील्ड थी वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हम फील्ड ऐड कर लेते हैं कि योर ईमेल। तो आपके पास ईमेल का एक टैग आ रहा है, ईमेल पे क्लिक करना है, फिर आप इसको कोई टाइटल असाइन कर दें, नेम ईमेल। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये भी अगर आप फिल नहीं करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देते हैं कि इंटर योर ईमेल, इंसर्ट टैग। उसके बाद अगर आपको चाहिए उसका व्हाट्सएप नंबर आपने लेना है तो आप नंबर को भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने लेने तो डाटा है ना उससे। तो अगर आप नंबर को यूज़ करेंगे तो वो नंबर के बगैर कुछ भी नहीं टाइप कर सकेगा। हम टेलीफोन ले लेते हैं, फ़ोन, इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं। प्लेस होल्डर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इंटर योर फ़ोन नंबर, इंटर योर नंबर। और व्हाट्सएप नंबर चाहिए, व्हाट्सएप ले सकते हैं जो भी, इंसर्ट टैग। नेक्स्ट अगर आपने उस सब्जेक्ट को ये एक मतलब उससे टाइटल लेना है कि वो इसका फॉर्म फिल करने का या कंटेक्ट करने का सब्जेक्ट क्या है, तो फिर आप टेक्स्ट ले लें, इसको नाम की जगह आप साइन कर दें सब्जेक्ट, इंटर योर सब्जेक्ट और इंसर्ट टैग। अगर आपने इसको रिक्वायर्ड करना है ठीक, अदरवाइज आप इसे अनचेक कर दें। फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए कि वो कोई फाइल साथ अटैच कर ले, ठीक है, अभी इसके अंदर कोई फाइल का ऑप्शन नहीं। अगर चाहते हैं कि वो कोई PDF या JPEG कोई अपलोड कर ले, उसके लिए आपके पास ये बटन पड़ा हुआ है फाइल का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं अटैच योर फाइल या अटैच CV, जो भी अगर आप कोई CV लेना चाह रहे हैं, किसी डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई फाइल उससे अटैच करवाई तो आप उसका नाम दे दें और इसको अगर रिक्वायर करना, ठीक, कितने बाइट्स की लिमिट आप देंगे उसे, ठीक है, वो आप बाइट्स की लिमिट ऐड कर सकते हैं अगर आपने ये फील्ड यूज़ करनी है, ठीक है। अदरवाइज नो इशू, कॉन्टैक्ट अस में मोस्टली ये चीज़ नहीं यूज़ करते। फिर हमें चाहिए एक मैसेज जो वो, ठीक है, कि क्या वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है हमें, तो हम उसके लिए एक टेक्स्ट एरिया आपने सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिंपल जो है ये आपको एक लाइन टाइप दोगा, ठीक है, इसके अंदर आप जस्ट अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मैसेज लिखना है कुछ ज़्यादा वर्ड्स का, जिस तरह इसकी हाइट विड्थ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो हम टेक्स्ट एरिया से बोलते हैं। तो इसको हम टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करते हैं, इसको हम लिख देते हैं मैसेज, इसको एक टाइटल असाइन कर दिया और अगेन प्लेस होल्डर के लिए हम लिख देते हैं इंटर योर मैसेज। और इस फाइल फील्ड को अगर आपने रिक्वायर्ड करना, ठीक है, अदरवाइज आप इसे इंसर्ट कर दें। मेन चीज़ें अभी तक हमने नेम उसका रिक्वायर्ड किया है, ईमेल और फ़ोन नंबर, जिसको हमने रिक्वायर्ड किया था उसके साथ एक स्टैरिक का वर्ड आ चुका है, ठीक है। तो हम इस फॉर्म को करते हैं फिलहाल सेव। जैसे हम इस फॉर्म को सेव करेंगे आपको ये एक शॉर्ट कोड जनरेट कर देगा। ये देखिए फॉर्म के टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको एक कोड जनरेट हो गया। कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पोस्ट पेज और टेक्स्ट विजेट कंटेंट। जिधर भी आप ये कोड लगाएंगे उधर आपका फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं या हम होम पेज पे डिस्प्ले करवा लेते हैं इसे। अगर आपने होम पेज को एडिट करना है तो आपने सिंपल होम पेज पे चले जाएं और आपके पास एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट था हमारा एलिमेंटर पे बना, तो हम इसे एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। ये भी प्लगइन है, ये आपको कस्टमाइज कंप्लीट आप कर सकते हैं इसको। अदरवाइज हम इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट एलिमेंटर के ऊपर काम करेंगे, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के ऊपर, कि एलिमेंटर प्रो की चीज़ें आप इसमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एलिमेंटर सिंपल के अंदर क्या है तो क्या नहीं है हमारे पास, जो प्रो यूज़ करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड भी कर देंगे। यह है कि प्रो के अंदर आपके पास थोड़ी फंक्शनलिटी ज़्यादा आ जाती है, ऑप्शन ज़्यादा आपके पास अवेलेबल होंगे। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा ये जो आ रहा है ब्लॉग्स, इसके बाद हमारा एक कंटेक्टर्स का हम ऐड कर लें सेक्शन। तो ये प्लस जो आ रहा है आपके पास ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें, ऐड सेक्शन। आपके पास ये एक सेक्शन क्रिएट हो चुका है।
आप इसमें प्लस पे क्लिक करें। ये सारा एलिमेंटर की एडिटिंग है, ठीक है। अब आपको किस तरह का फॉर्म चाहिए, किधर आपने फॉर्म डिस्प्ले करवाना है। हम चाहते हैं कि उसके राइट साइड पे स्पेस हो, लेफ्ट साइड पे भी स्पेस हो, सेंटर में हमारा जस्ट फॉर्म हो। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए आपके पास लेफ्ट पे भी स्पेस, मतलब एक कॉलम ऐड हो चुका है, राइट पे भी, सेंटर में हमारे पास एक बड़ा कॉलम है। तो हम आपने जाना है जिधर आ रहा है आपके पास एडिट कंटेनर टॉप पे 6 डॉट आपको डिस्प्ले हो रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ सर्च कर लेना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल रहा है ठीक, ये WP फॉर्म नहीं आपने यूज़ करना अदरवाइज आप यूज़ करें शॉर्ट कोड। फर्स्ट नंबर पे आपके पास सारे शॉर्ट कोड, आपने यहाँ से इसे पिक करना है और उस कॉलम के अंदर आके आपने ड्रैग कर देना है। इसे हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जो आपने अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म का शॉर्ट कोड कॉपी किया था वो आपने इस इंटरव्यूअर शॉर्ट कोड के अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपको प्रीव्यू के तौर पे राइट साइड पे अपना आपका फॉर्म डिस्प्ले करवा देगा। अब आप चीज़ देखेंगे आपके पास फॉर्म तो क्रिएट हो चुका है, ईमेल भी नेम भी आ रहा है, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट, मैसेज, लेकिन सबमिट करवाने के लिए आपके पास बटन नहीं है। तो हम इस फॉर्म के अंदर एक बटन ऐड कर लेते हैं, इंटर करते हैं, आपके पास एक सबमिट का लास्ट पे आ रहा है, ठीक है, टैग, आप सबमिट पे क्लिक करें। आपने इसको लेबल क्या देना है, कॉन्टैक्ट अस या सेंड अस, ठीक है, हम इसे बोल देते हैं सेंड अस और इंसर्ट टैग। ये आपका एक बटन बन चुका है, जैसे इस पर क्लिक करेगा वो मैसेज हमें जो है वो रिसीव हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। शॉर्ट कोड वही रहेगा आपका जो एक दफ़ा जनरेट हो चुका है, आप जितनी भी इसके अंदर एडिटिंग करेंगे आपका शॉर्ट कोड यही रहेगा। जब तक आप इसका टाइटल नहीं चेंज करेंगे आपका शॉर्ट कोड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या इधर हमारा जो बटन था वो ऐड हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये देखिए आपके पास फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ठीक है, सेंडर्स का वो भी बन गया। तो हम इस पेज को, होम को ना ओपन करते हैं ज़रा, अभी तो ये एडिटर मोड के अंदर है ना, हम इसे पेज को विजिट कर लेते हैं, इस फॉर्म को फिर फिलअप करते हैं। लेकिन अभी तक हमने इस फॉर्म को लिंक नहीं किया, तो आपने इस फॉर्म को लिंक भी करना है कि हमारी ईमेल के ऊपर हमारा ये डाटा जो है वो रिसीव हो, किस ईमेल के ऊपर आए। तो आपने इसी फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3-4 फॉर्म्स हैं, तो मैं अगेन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को ओपन करता हूँ डैशबोर्ड से। आपके पास एक फॉर्म ऑलरेडी था कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, एक अभी हमने बनाया कॉन्टैक्ट अस। इसके अंदर आपको वो एक एरर भी डिस्प्ले करवा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन एरर डिटेक्टेड, मतलब इसको अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया गया। मैं इसको करता हूँ एडिट, इस वाले फॉर्म को कॉन्टैक्ट अस जो भी हमने क्रिएट किया था। उसके बाद आपने जाना है मेल के अंदर, फॉर्म है ये फर्स्ट वाला, ठीक है, आपके पास आ रहा है मेल के अंदर जाके आपने जो इसका इश्यूज है वो रिजॉल्व करनी है। एडिशनल हेडर्स के अंदर जो इशू आ रहा है आप उसको रिजॉल्व कर लें, अदरवाइज आप इसे करें। सबसे पहले आपको चाहिए टू, कि आपने सबसे पहले मेल जो है वो किस पे लेनी है। जैसे कोई फॉर्म फिल करे वो आपको मेल किधर रिसीव हो, तो मैं इस वाले ईमेल एड्रेस को पकड़ता हूँ, इधर ऐड कर देता हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो मुझे ईमेल इस ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, जो उसका सब्जेक्ट होगा, तो मैंने इस वाले सब्जेक्ट को रिमूव कर देना है, क्योंकि जो आपकी फील्ड्स होंगी वो ये वाली होंगी, जिधर जिधर आप ये लगाएंगे आपका वही हमारा डाटा डिस्प्ले होगा। अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है ये आपको किसी काम का नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने अपने जो है वो खुद से उसको लेबल असाइन किए थे, उसको जो आइडेंटिटी के लिए जो उसका नेम असाइन किए थे वो हमने खुद किए थे। तो सब्जेक्ट वाले फॉर्म को मैं वो पकड़ लेता हूँ विद ब्रैकेट्स, तो आपने इस सब्जेक्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इधर मैं अपने वाला सब्जेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ईमेल का इशू आ रहा है, तो मैं इस ईमेल को पकड़ लेता हूँ और हेडर के अंदर इधर ईमेल जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। अगर फिर भी इशू आ रहा है आप इसको एम्प्टी भी कर दें तो ये एडिशनल हेडर है, इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम नेक्स्ट देख लेंगे इसी को भी।
अच्छा, टू के अंदर हमें जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर फॉर्म की मेल आएगी, फ्रॉम जिस ईमेल एड्रेस से हमें मेल रिसीव होगी वो भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मैसेज बॉडी कि जो आपकी ईमेल की मैसेज बॉडी हो उसके अंदर आप क्या क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास है फ्रॉम, तो हम उसका नेम लिख देते हैं कि सबसे पहले उसका नेम आए जिस बंदे ने ये फॉर्म फिल किया। आप अपनी मर्जी से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया फ्रॉम, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं लिख दूँ कि ईमेल, और ईमेल के आगे उसका ईमेल डिस्प्ले हो जाए। तो ईमेल के लिए अगर हम उसका ईमेल डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें ये वाला टैग यूज करना पड़ेगा। तो इस वाले ईमेल को मैं कर देता हूँ रिमूव। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मैं उसका जो सब्जेक्ट था वो कर लेता हूँ ऐड। तो हमारे पास उसका फ़ोन नंबर भी था, तो हम सब्जेक्ट के ऊपर फ़ोन नंबर उसका डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैसेज, तो मैसेज बॉडी के अंदर मैं उसको मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ और मैं कर देता हूँ सेव। देखते हैं कि अभी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एरर डिस्प्ले हो रहा है। जब तक ये एरर आपको रिमूव नहीं होगा तब तक आपका जो है फॉर्म के अंदर वो इशू होगा। चेक कर लेते हैं कि ये एरर रिमूव हो चुका है। यस, अभी हमारे पास कोई भी इसके अंदर एरर डिटेक्ट नहीं हो रहा। और ये देखें कि पहले ये डार्क थे कलर, अब ये लाइट हो गई। इट्स मीन कि हमने ये सारे टैग्स जो थे ये यूज़ कर लिए, मतलब हर डाटा इसका जो हमने वो अपने सिस्टम के अंदर सेव कर लिया। अब मैं उसके फॉर्म को जो ना फिलअप करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे मेल रिसीव होती है उनकी कि ये फॉर्म पे डाटा हमने फिलअप किया है। ये होम पेज के अंदर ही मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया था। सर आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी सबको क्लियर आ रही? बाकी सबको आवाज जी। क्लियर आ रही? हाँ जी, अब आ रही है आपको? अच्छा, मैं ये फॉर्म फिल करता हूँ। मैंने अपना नेम लिखा, ईमेल एड्रेस लिख दिया, अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, सब्जेक्ट था टेस्ट फॉर्म। हम कर लेते हैं कि हम फॉर्म को टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक मैसेज लिख दिया हाई डेवलपर, और इसको मैं कर देता हूँ सेंडस। जैसे हम सेंडस पे क्लिक करेंगे, ये जैसे ही फॉर्म फिलअप होके सेंड होगा तो एरर हमें डिस्प्ले हो रहा है, देयर वाज एन एरर ट्राइंग टू सेंड योर मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इट्स मीन कि हमारे फॉर्म के अंदर अभी कोई इशू है जिसकी वजह से वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं कि क्या इशू हमारे पास आ रहा है। इस तरह के जो एरर हैंडलिंग है वो आपने सीखनी है। अगेन हम ट्राई करते हैं एक दफ़ा। .com 06 टेस्ट फॉर्म। अगेन एरर हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो इसके अंदर हमने ईमेल एड्रेसेस सेम यूज़ की है, टू और फ्रॉम वाली, हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो मैं इधर अपनी कोई दूसरी ईमेल यूज़ कर लेता हूँ, info@ .com। अब इसको सेव करता हूँ। अब ये जो फॉर्म है हमारा, अगेन जो हमने चेंजिंग की थी वो सेव हो चुकी है। मैं अगेन इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ज़रा। और फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। सेंडस
असल में अगर हमारे पास कोई फॉर्म के अंदर इशू डिस्प्ले हो तो वो हमें एरर डिस्प्ले करवा देता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन एरर या ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम कोई एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा फॉर्म के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये लोकल होस्ट शायद हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड ना कर रहा हो कि हम वो लाइव जो है वो मेल ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये फॉर्म भी हम कंटेक्टर 7 पे हमने बनाया था, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं ज़रा कि क्या ये फॉर्म हमारा चल रहा है। ये देखें, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। तो मेरे ख्याल में वो लोकल होस्ट की वजह से जो हमारा फॉर्म है वो इशू क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज हमारे फॉर्म के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो एरर है वो कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो लोकल होस्ट की वजह से है। तो आपका जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो कंटेक्टर्स फॉर्म को यूज़ करके अपना फॉर्म क्रिएट करना है। अगर आप इसको और मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं इस फॉर्म के अंदर, तो शायद ये हमें एलिमेंटर प्रोवाइड कर रहा हो फंक्शनलिटी, वरना आप इसको थ्रू CSS भी कर सकते हैं। अगर किसी को HTML CSS आती है तो आप इसको मज़ीद डिज़ाइन क्रिएट अच्छा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये काम हम चैट GPT से करवा लें, तो वो कैसे करवाना है, तो हम चैट GPT को बोल देते हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूजिंग दीज फील्ड्स, जो भी, ठीक है। ये जो फॉर्म मैंने खुद क्रिएट किया हम चैट GPT से भी बनवा सकते हैं। नेम, ईमेल, फोन, सब्जेक्ट, मैसेज, इसको बोल सर आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज जी अब आ रही है सर आपकी आवाज। ओके। ये हमने इसे एक कमांड दी थी, इस कमांड को देखते हुए उसने हमें एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, स्टेप भी बता दिए कि आपने ऐसे ऐसे करना है सारा। तो ये जो कोड इसने दिया है हमें, यही कोड मैंने ऑलरेडी जो फॉर्म बनाया था उसमें यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं इसका जो कोड है वो अटैच कर देता हूँ। अब हमारे पास ये देखिए मेल के ऊपर एक एरर डिस्प्ले हो रहा है, तो हम मेल को पहले सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्म था, हम इसे करते हैं पहले सेव, क्योंकि इसने जो फील्ड के नेम थे वो योर नेम, योर ईमेल, योर फोन, योर सब्जेक्ट कर दिया, और मैंने जो यूज़ किया था वो सिंपल वाला यूज़ किया था, मेल, ठीक है, नेम वगैरह। ये देखिए अब आपके पास ये सारे ब्लैक हो गए, डार्क, इट्स मीन कि ये अभी फील्ड्स आपने यूज़ नहीं की। तो मैं इसको वन बाय वन यूज़ कर लेता हूँ। योर नेम, तो नेम को हमने इधर फ्रॉम के अंदर डिस्प्ले करवाया था, इधर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास आ रहा है योर ईमेल, हम इसका ईमेल अटैच कर लेते हैं। ये फॉर्म अब हमने चैट GPT से बनवा लिया, जो फॉर्म हम खुद कर रहे थे। योर फोन, फोन को जगह मैं योर फोन कर देता हूँ। योर सब्जेक्ट, उसका जो सब्जेक्ट था उसकी जगह उसका सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। और योर मैसेज, मैसेज बॉडी के अंदर मैसेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट की जगह यहाँ सब्जेक्ट को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने जो यूज़ किया था सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन जो फॉर्म चैट GPT ने बना के थी उसके अंदर उसने योर सब्जेक्ट यूज़ किया। अब अगर हम सेव करें तो ये जो फील्ड थी डार्क, ये लाइट हो जाएंगी, ठीक है, लाइट ग्रे। ये देखिए ये सारी जो लाइट हो चुकी हैं। अगर इनमें से कोई भी फील्ड मिस होती है वो डार्क होनी थी। अब हमारे पास एरर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम जाते हैं चैट GPT के अंदर, उसने हमें
एक CSS क्रिएट करके दी थी, ठीक है। इस CSS को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है, कस्टमाइज के अंदर चले जाना है, होम पेज पे जाके या डैशबोर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं। कस्टमाइज के अंदर आपने जो ChatGPT ने हमें CSS दिया है वो अटैच कर देनी है। तो ये काम जो एक कोडर ने करना था, ठीक है, वो आपको ChatGPT ने कर दिया। कस्टमाइज के अंदर आपके पास आ रहा है एडिशनल CSS, इसके अंदर जाना है आपने। लास्ट पे होगा आपके पास एडिशनल CSS, ठीक है। एडिशनल CSS के अंदर आपने अपना जो CSS कॉपी की थी ChatGPT वाली वो पेस्ट कर देनी है और इसे पब्लिश कर देना है। अब अगर हम देखें CSS के बाद हमारे फॉर्म की लुक कैसी है, ठीक है। इससे पहले कि आपको पता है कि वो फॉर्म जस्ट वाइट हमें डिस्प्ले हो रहा था, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिव भी नहीं था इतना। अब हमने ChatGPT से CSS लिए, ये देखिए उसने अब प्रॉपर फील्ड्स बना दिए हमने, ठीक है। ये देखिए अब प्रॉपर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, पहले इसका लुक अच्छी नहीं थी। अब इसका साइज वगैरह आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास CSS है तो सिंपल, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इतनी है सच। अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ इसके अंदर मिल जाएगी। जैसे ये सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एडवांस लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं, इसका बटन का ये कलर है, अगर आप ये कोड चेंज कर देंगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा कलर, बैकग्राउंड कलर बटन का। जैसे ये इसका बैकग्राउंड ब्लू है तो आप इसको अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो आप यही काम अगर चाहते हैं कि मैं ChatGPT से करवा लूँ, लाइक आप चाहते हैं कि बटन जो है फुल विड्थ हो, फॉर फुल विड्थ बटन, तो ये काम आपको ChatGPT कर देगी। ये देखिए उसने आप साथ से मेंशन कर दें फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कि जो हमने इससे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जनरेट किया वो उसके लिए कर देगा फिर। ठीक है, अब ये देखिए उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो बटन था उसके लिए CSS को वो चेंज कर दिया। हम इसे कॉपी कर लेते हैं ज़रा और मैं इसको पेस्ट करके देखता हूँ इसके अंदर एडिशनल CSS के अंदर, पब्लिश करता हूँ, वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें आपके पास जो बटन है फुल विड्थ हो गया। जो आप चाहते हैं वो ChatGPT को बता के आप उससे CSS बनवा के आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल आपने उसको कमांड देनी है और वो ChatGPT आपको ये काम कर देगी। सेकंड हमने डिस्कस किया जैसे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमने क्रिएट किया। उसके बाद इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस प्लगइन स्टेप बाय स्टेप हमने देखिए कि प्लगइन कैसे इंस्टॉल करनी है। प्रो टिप के अंदर आपको बता दिया कि बेस्ट SEO फ्री प्लगइन, इसके लिए एक प्लगइन है AIOS, मतलब ऑल इन वन SEO। ऑल इन वन SEO प्लगइन है जो फ्री में अवेलेबल है आपके पास। अगर कोई SEO का बंदा मतलब SEO करना चाह रहा है उसके लिए ये वाला प्लगइन जो है वो बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास बेस्ट प्लगइन फॉर पेज बिल्डर वो एलिमेंटर, बेस्ट प्लगइन फॉर हेडर फुटर। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं वेबसाइट का हेडर फुटर जो वेबसाइट का अभी रियल में है इसको ना यूज़ करूँ, मैं अपना बनाऊँ, तो आप अपनी मर्जी से हेडर फुटर क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटर पे। कैसे करना है वो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारा कुछ वो सीख जाएंगे। तो आप कैसे उसके अंदर हेडर फुटर क्रिएट करेंगे, कैसे उनको इम्बेड करेंगे कि आपका हेडर पे हेडर डिस्प्ले हो, फुटर पे फुटर डिस्प्ले हो, जस्ट ये 1 क्लिक पे सारा काम हो जाएगा। जस्ट आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है एलिमेंटर के अंदर, तो उसको आपने ओके करना है तो वो हेडर पे जाकर डिस्प्ले हो जाएगा, फुटर पे ओके करेंगे तो फुटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा जिसमें कुछ नहीं है क्योंकि प्लगइन जो है वो बेसिकली हमें यही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। फिर आपके पास आ रहा है बेस्ट प्लगइन फॉर प्री बिल्ड वेबसाइट्स। जैसे हमने ये वाली वेबसाइट हमारी थी, इसको हमने बनाया स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ करके, ठीक है। ये जो हमारी वेबसाइट है ये प्री बिल्ड साइट हम इसे बोलते हैं कि बनी बनाई साइट हमने इंपोर्ट कर ली, तो इसके लिए आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट बेस्ट प्लगइन है।
बेस्ट प्लगइन फॉर ई कॉमर्स, मतलब अगर आप ई कॉमर्स का काम करेंगे तो उसके अंदर आपका वो कॉमर्स प्लगइन जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि वो कॉमर्स प्लगइन के थ्रू ही आपका ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो मैनेज होगा। तो ये कुछ प्लगइन्स है जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मैनेजिंग वर्डप्रेस प्लगइन बेस्ट प्रैक्टिसेस, की प्लगइन्स अपडेटेड। इस फर्स्ट वाले को हम देखते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाएं, प्लगइन्स के सेक्शन में जाएं, इंस्टॉल प्लगइन को ओपन कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे प्लगइन इंस्टॉल है। आप देखेंगे कि आपके प्लगइन्स एलिमेंटर हमारा जो है वो इशू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका आई थिंक अपडेट वर्जन आ चुका है। दिस देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ एलिमेंटर अवेलेबल। तो आपके जो प्लगइन्स है वो अपडेट होने चाहिए। लेकिन अपडेट करने से पहले आपने वेबसाइट का बैकअप लेना है। अगर आप प्लगइन्स को अपडेट करेंगे तो शायद आपकी वेबसाइट के अंदर कोई इशू आ जाए। तो बैकअप कैसे लेना है तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सीख जाएंगे, कोई इतना एज सच मुश्किल नहीं है। तो हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट, क्योंकि हमारी अभी साइट के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली अपडेट कर लेते हैं। ये देखें वो बता भी रहे हैं, द लेटेस्ट अपडेट इंक्लूड सम सब्सटेंशियल changes across different areas of the plugin. We highly recommend you backup your site before upgrading and make sure your first update in a staging environment. मतलब इसका एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है कि आप इसी साइट की एक कॉपी क्रिएट कर लें वेबसाइट की, उसके ऊपर सारे प्लगइन्स को इम्प्लीमेंट कर लें, फिर आप उसको लाइव कर दें। तो ये स्टेजिंग वाला सीन भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। तो आपने सबसे पहले जो साइट है ना वो बैकअप लेना है, ये आपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लें। लेकिन फिलहाल हम इसको अपडेट कर लेते हैं। ये कंपैटिबल अलर्ट आ रहा था कि ये जो प्लगइन था ये हमारा आउटडेटेड था। की प्लगइन्स अपडेटेड, इसके अंदर आपको जो प्लगइन्स है वो अपडेट होने चाहिए। यूज रिलायबल एंड वेल मेंटेन्ड प्लगइन्स, ठीक है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि वो आपके वो प्लगइन्स आपने यूज़ करने हैं। जब आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो अभी हम एक चलिए एसईओ के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, साथ हम देख लेते हैं कि हमें प्लगइन लगाते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान करना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त, ताकि वो वेबसाइट के अंदर हमारे कोई प्लगइन इशू क्रिएट ना करें। और कौन से प्लगइन्स हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर इशू क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने जिक्र किया एसईओ के लिए ऑल इन वन एसईओ, ये एक प्लगइन है एसईओ के लिए, ठीक है। ये आई थिंक सो कि वो प्लगइन है जो फ्री के अंदर आपको ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है रेदर देन वो दूसरे जो है रैंक मैथ है, योस्ट एसईओ है, ये भी एसईओ के प्लगइन है। लेकिन मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने प्लगइन यूज़ किए हैं एसईओ के लिए, वो ऑल इन वन एसईओ जो आपको फ्री में ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। टॉप पे फर्स्ट पे आपके पास आ रहा है ऑल इन वन एसईओ बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। आपने इसको इंस्टॉल करना है। लेकिन अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लगइन लगाते हुए आपने किन चीज़ों का ध्यान करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो ग्रीन टिक आपके पास कंपैटिबल कंपल्सरी होना चाहिए, इसके बगैर आपने प्लगइन जो है वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल नहीं करना, अदरवाइज वो आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एरर क्रिएट कर सकता है, वेबसाइट क्रैश हो सकती है आपकी। तो मेगा लिंक जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो कंपैटिबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे ऑल इन वन एसईओ पैक फॉर वो कॉमर्स, तो आपके पास ये जो प्लगइन है ये अनटेस्टेड है। और ये प्लगइन जो है आपके वर्जन के लिए जो है ना वो अभी तक वर्डप्रेस 6.3.2 पे ये टेस्ट नहीं किया गया, अभी तक किसी बंदे ने इसको इंस्टॉल नहीं किया 6.3.2 पे। तो इसलिए आपने ये जो प्लगइन है ये यूज़ नहीं करना। ये देखिए वैसे तो इसके यूजर जो है 6000 प्लस हैं, एक्टिव इंस्टॉलेशन है, लेकिन आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो कंपैटिबल हो आपके वर्जन के साथ, अनटेस्टेड ना हो। उसके बाद लिमिट्स द नंबर ऑफ प्लगइन्स, तो आपने कोशिश करनी है कि वेबसाइट के अंदर ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ ना करें, सिर्फ वो प्लगइन्स यूज़ करें जिसकी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक अगर हम अभी अपनी वेबसाइट को देखें जो हमारे पास इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं, तो ये देखिए किस्मत एंटी स्पैम प्रोटेक्शन के लिए एक प्लगइन है। फिलहाल हमें ये नहीं रिक्वायर्ड तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, वेबसाइट के अंदर हम ना रखें, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड फ्लो का जो प्लगइन है ये बेसिकली थीम ने इंस्टॉल किया था। चेकआउट का प्लगइन प्रोडक्ट्स ये कॉन्फ़िगर चाइल्ड थीम क्रिएट किया था। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एलिमेंटर है, हेलो डॉली है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट आपके पास जिसके थ्रू हमने टेम्पलेट्स वेबसाइट के अंदर ऐड किए थे, वेरिएशन स्विचेस फॉर वो कॉमर्स, ये कुछ
वेरिएशंस होते हैं वो लाइक जैसे आप देखेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट के अंदर ये कलर्स कुछ प्रोडक्ट्स के आपको ये देखें ब्लू ऑरेंज पर्पल रेड, ये मतलब आप इस बैग को बाय करते वक्त आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से कलर का बैग चाहिए, ये वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप वेरिएशंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये प्लगइन यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज अगर आप वेरिएशन नहीं यूज़ करें तो आप इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करके डिलीट कर सकते हैं। वो कॉमर्स जो प्लगइन है ई कॉमर्स के वगैरह आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं चलेंगी, डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम इसको डीएक्टिवेट करके देखते हैं अभी क्या यह वेबसाइट पे हमारी पे क्या इफेक्ट करता है प्लगइन। ई कॉमर्स के अंदर ये जो वो कॉमर्स है ये कंपलसरी आपका प्लगइन है। तो अभी हम वेबसाइट को ज़रा विजिट करते हैं। अभी हमने डीएक्टिवेट किया उसे, अपना जो वो कॉमर्स का प्लगइन था। तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट थी वो डिस्प्ले नहीं हो रही। फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर हमारी प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रही थी वो कोई भी प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये जो हमारा वो कॉमर्स का प्लगइन है ये कंपलसरी है। तो हम इसको अगेन एक्टिवेट कर लेते हैं। कार्ड अबंडनमेंट रिकवरी, ठीक है, ये भी इस थीम का ही प्लगइन था। जब हमने वो स्टार्टर टेम्पलेट लगाया था तो वो रिक्वायर्ड प्लगइन उसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिए थे। WP फॉर्म लाइट, तो अभी हम कंटेक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर रहे हैं तो इस फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देते हैं। ये भी फॉर्म बनाने के लिए कंटेक्टस फॉर्म की तरह काम करता है, लेकिन हम जो है वो कंटेक्टस फॉर्म को यूज़ करेंगे। कंटेक्ट फॉर्म 7 जो है इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। तो ये प्लगइन जो है ना वो आपने मेक श्योर करना है कि वो प्लगइन यूज़ करना है जो आपको रिक्वायर्ड है। अदरवाइज जो मैक्सिमम प्लगइन्स की अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे प्लगइन वो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो उससे कम होगी। आपने इस चीज़ से बचने के लिए अपने जो रिक्वायर्ड प्लगइन है वो यूज़ करनी है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो प्लगइन्स है क्या, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो वो मैंने प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपने स्लाइड ऐड करना है तो आप उसके लिए एक प्लगइन तो किस तरह आपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है उनके स्टेप्स जो मेंशन कर दिए गए हैं तो वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, ठीक है। कॉमन इश्यूज क्या हो सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। चूजिंग इनकम्पैटिबल प्लगइन दैट मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट और एरर, मतलब जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि अनटेस्टेड प्लगइन अगर हम लगाएंगे तो वो एरर क्रिएट कर देगा हमारी वेबसाइट के अंदर। इंस्टॉलिंग टू मैनी प्लगइन्स विच कैन स्लो डाउन द वेबसाइट, अगर हम ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ प्लगइन्स अगर हम लगा लेंगे वेबसाइट के अंदर तो वो उससे स्पीड हमारी स्लो होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जितने कम प्लगइन्स यूज़ करें आपकी वेबसाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी। यूजिंग आउटडेटेड अनसपोर्टेड प्लगइन्स दैट में पोज सिक्योरिटी रिस्क, फॉर एग्जांपल आप प्लगइन्स यूज़ कर लेते हैं कि वो पेड प्लगइन है लेकिन आप किसी से वो लेके प्लगइन कहीं वेबसाइट से किसी से डाउनलोड करके जिसे हम नल्ड बोलते हैं अगर वो यूज़ करेंगे तो वो आपकी सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगी, मतलब कि वो आपकी वेबसाइट अनसिक्योर हो जाएगी। कोई भी बंदा उसके अंदर मतलब हैकिंग का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे वेबसाइट के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि जो प्लगइन्स हैं वो प्रॉपर प्लगइन्स यूज़ करने हैं। अभी एक प्लगइन शायद आप नेक्स्ट देखें, रॉकेट प्लगइन है, ठीक है, WP रॉकेट। बेसिकली WP रॉकेट जो प्लगइन है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो वो अगर पेड लें तो वो कॉस्टली है काफ़ी ज़्यादा। तो वो आपने कोशिश करनी है कि आप जो स्पीड ऑप्टिमाइज है वो अपने एंड पे कर लें, प्लगइन की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो अगर आप प्लगइन वो कहीं से क्रैक ले लेते हैं तो वेबसाइट की वो स्पीड कुछ टाइम के लिए वो आपकी अच्छी कर देगा प्लगइन, लेकिन एट द एंड फिर वो आपको इश्यू क्रिएट करेगा वेबसाइट के अंदर, क्योंकि वो आपके पास वो क्या कहते हैं नल्ड प्लगइन होगा। पेड जो है वो कॉस्टली है, अगर तो आपका क्लाइंट पे कर सकता है तो वो आप उसको परचेज करके उसकी वेबसाइट में यूज़ कर लें, अदरवाइज आप जो है वो नल्ड थीम या नल्ड प्लगइन वो यूज़ ना करें, ठीक है। नल्ड प्लगइन्स क्या होते हैं कि या नल्ड थीम क्या होती है कि वो थीम्स होते तो वो प्रो हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रो की फंक्शनलिटी सारी अवेलेबल होती है पेड थीम की, लेकिन वो उसकी आपके पास की नहीं होगी, उसका लाइसेंस नहीं आपके पास होगा। वो किसी पर्सन ने वो लाइसेंस उसका लिया था फिर उसको क्रैक कर लिया, जैसे हम कोई क्रैक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, सेम लाइक डैट। तो नॉट प्रॉपरली कॉन्फ़िगरिंग प्लगइन्स लीडिंग टू द फंक्शनलिटी इश्यूज, अगर आप कोई प्रॉपरली कोई प्लगइन नहीं यूज़ करेंगे, लाइक आप स्लाइडर बनाना चाह रहे हैं और स्लाइडर के लिए आपके पास प्लगइन्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक अगर हम सर्च करेंगे गूगल के अंदर, ये देखिए जैसे हमने एसईओ का प्लगइन सर्च किया तो आपको बहुत सारे एसईओ के प्लगइन्स जो है वो मिल रहे हैं। तो आपके जो प्लगइन्स एसईओ के हैं आप इनमें से सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे ना, वो कौन सा प्लगइन यूज़ करेंगे जो आपको लगेगा कि ये हमारे जो फंक्शनलिटी है ये अच्छी देगा,
ये ज़्यादा हमें ऑप्शंस अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, इससे जो हमारा काम है वो हो जाएगा। तो आपने वो प्लगइन यूज़ करना है जिससे आपका काम हो सकता है। ये ना हो कि आप प्लगइन ही वो यूज़ कर लो कि जिसके अंदर आपकी एसईओ हो ही ना। तो इस तरह तो आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हम प्ले स्टोर के अंदर हमारे पास ऐप्स तो इतने मिलियंस के अंदर ऐप्स होंगे, लेकिन आप वो यूज़ करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हाउ टू अवॉइड पिटफॉल्स, चूजिंग द प्लगइन्स केयरफुली। जब आपने प्लगइन्स चूज करना है या प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो कंपैटिबल हो। लिमिट द प्लग नंबर ऑफ प्लगइन्स, तो आपने लिमिटेड प्लगइन्स यूज़ करने हैं। की प्लगइन्स अपडेटेड, तो अपने प्लगइन्स को अपडेट रखना है आपने। टेस्ट इन सेफ इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि आपने जब कोई प्लगइन्स वगैरह लगाना है तो आप कोशिश करेंगे कि बैकअप साइट का ले रहे हैं, ठीक है, सेफ हो जाए, ताकि अगर आपकी साइट के अंदर कोई प्लगइन्स लगाने के से इशू आए तो वो उसको रिजॉल्व कर सकें। मॉनिटर एंड मेंटेन, आप अपनी वेबसाइट को जो है ना वो चेक करते रहें कि इसके अंदर कोई प्लगइन्स इशू तो नहीं कर रहा है या कोई प्लगइन की अपडेट तो नहीं आई, तो आपने अपनी साइट को जो वो मेंटेन करना है। उसके बाद एड्रेसिंग योर क्वेरीज ऑन वर्डप्रेस प्लगइन्स। व्हाट इज अ वर्डप्रेस प्लगइन, ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने लास्ट टास्क नंबर 4 के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा, तो हम वो भी देखेंगे। व्हाट इज अ वर्डप्रेस प्लगइन्स, व्हाई आर प्लगइन्स सिग्निफिकेंट, व्हाट आर सम पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन्स। जैसे मैंने पॉपुलर प्लगइन्स भी आपको बता दिए कौन कौन से हैं जो आपकी शायद डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो। तो प्लगइन्स सिग्निफिकेंट क्यों है, तो वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपने रेडी करने हैं। तो ये जो टास्क है वो आपने कंप्लीट करना है लेक्चर नंबर 5 के बाद, जो लेक्चर आज वाला है। बहुत सारे बच्चों का पिछला टास्क भी पेंडिंग में है, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 4। तो आपने ये, जैसे आपने सर ने स्टार्टिंग में बताया कि हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों की स्क्रीन शेयर करवा के दोनों टास्क चेक करने हैं। तो अब आपने इसके अंदर आपने ये वाले प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने इंस्टॉल करने हैं, तो अगर है तो वेल एंड गुड। तो कंटेक्ट फॉर्म आपने क्रिएट करना है। वो कंटेक्ट फॉर्म जो आपने क्रिएट करना है उसके लिए आपके पास 3rd नंबर पे प्लगइन इंस्टॉल द कंटेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन, तो आपने ये जो प्लगइन है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है कंटेक्टस का, ये भी मैंने टास्क के अंदर जो है वो मेंशन कर दिया। तो अभी हमारे पास कितना टाइम है इस लेक्चर के लिए, मेरे ख्याल में हमारे पास कोई 5 मिनट के राउंड है। तो जल्दी से हम जो लास्ट लेक्चर है हमारा उसमें से क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, देखते हैं कौन आंसर करता है हमारे क्वेश्चन का। अच्छा जी, अपनी मर्जी से माइक ऑन करके आप आंसर दें। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्डप्रेस थीम इन अ वेबसाइट, कौन बंदा आंसर करेगा इसका। क्विकली, कोई भी नहीं करना चाहता आंसर। सब चुप। कोई आंसर तो करे ना इस चीज का। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्डप्रेस थीम है वेबसाइट, थीम को हम क्यों यूज करते हैं वेबसाइट के अंदर। अच्छा, मतलब 1 बाय 1 ही कहना पड़ेगा। चलिए तहरीम आप बताएं, थीम क्यों यूज करते हैं वेबसाइट के अंदर। आवाज आ रही तहरीम आपको। हमारा सर उसकी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए साइट की। वो तो हम प्लगइन यूज करते हैं, थीम हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। थीम भी अट्रैक्ट करता है क्लाइंट्स को। हाँ जी है, लेकिन वो हमें लेआउट बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फॉन्ट्स हो गए, हमारे कलर्स हो गए, लेआउट्स हो, ठीक है, वो हमें थीम प्रोवाइड कर रहा है। जो आप फंक्शनलिटी ब्यूटी की बात करें वो भी आपको थीम प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़्यादातर वो आपको प्लगइन्स आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट है फातिमा, चलिए आप बताएं कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग चाइल्ड थीम, हम चाइल्ड थीम क्यों यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर। चलिए बताएं।
कोई और आंसर देना चाह रहा है इसका? सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर हम चाइल्ड थीम इसलिए यूज करते हैं कि अगर प्लगइन की कोई भी अपडेट आए तो हमारी प्लगइन्स की वजह से हमारी वेबसाइट्स में कोई इशू ना क्रिएट हो, इसलिए हम चाइल्ड थीम यूज करते हैं कि अगर अपडेट आए तो वो फिर उसको हैंडल कर लेते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, किसी को आइडिया है कि हम वर्डप्रेस का थीम कैसे चेक कर सकते हैं? कुछ स्टेप बता सकते हैं? सर हम पहले यूज करेंगे Ctrl+U और फिर उसके बाद कंट्रोल आप करेंगे फाइंड करने के लिए, और पहले सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। तो वर्डप्रेस सर्च करेंगे, अगर वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो देन हम थीम के ऊपर सर्च करेंगे और फिर जाके वर्डप्रेस वीपी के आगे अगर वर्डप्रेस लिखा हुआ है और आगे फिर थीम लिखा हुआ है तो उधर से हमें थीम का आइडिया हो जाता है कि उन्होंने कौन सा थीम यूज किया हुआ। ओके, वेरी गुड। मतलब एक ही बंदे ने, एक दो बंदों ने सिर्फ आंसर किए, बाकी सारे चुप थे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, मतलब नेक्स्ट के अंदर आपको तो वो प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करके, तो प्रीपेयर रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम लेक्चर्स को वाइंड अप करते हैं। सर मैंने वो जो आपको शेयर किया था कि स्टार्टअप जो टेम्पलेट्स मैंने उसको 3 टाइम्स किया, मतलब डिफरेंट टेम्पलेट यूज किया, लेकिन फिर भी उसका फुटर और हेडर तो शो हो रहा है, लेकिन जो दरमियान में सारे फीचर्स है वो शो नहीं हो रहे। ओके, उसके अंदर आपका इशू हो सकता है कि आपका जब वो इंपोर्ट हो रहा था तो वो एरर आ रहा होगा आपके पास, राइट? तो वो एरर की वजह से शायद वो चीज़ें स्किप हो गई हो जो वो उसने इंपोर्ट करनी थी। वो बेसिकली इंटरनेट की इशू की वजह से आ रहा था। तो वो आप अगेन उसको ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज वो मैं आपको कल करवा दूंगा। कल मैं अवेलेबल हूँगा यूनिवर्सिटी 12 से 2, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। जी, मेरा हैंड रेज कर रहे हैं आप, कोई क्वेश्चन है आपका? चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।